नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने का केंद्र से मिला था आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो हुआ है लीक। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े घोटाले में लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई ने रेड मारी है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव ईवीएम नहीं मतपत्र से कराए जाने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई ने ग्राहकों को बड़ी चेतावनी दी है, अगर फोन में रखा ये ऐप तो खाली हो सकता है बैंक खाता। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने में भाजपा मोदी सरकार का बड़ा हाथ रहा है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने का केंद्र से मिला था आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो हो रहा है वायरल। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें वो इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्लिप में चौहान को यह कहते हुए सुना गया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। कांग्रेस कह रही कि धोखा तुलसी सिलावट ने दिया, सिंधिया ने दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि धोखा कांग्रेस ने दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। हालांकि टाइम्स 9 न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो क्लिप में जिस तुलसी सिलावट का नाम लिया गया है वो सिंधिया के वफादार और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, जो उनके साथ भाजपा में शामिल हुए थे। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे सिंधिया ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। इधर कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के इन आरोपों को नकारती रही, जबकि पूरा प्रदेश ने देखा है कि जो विधायक बेंगलुरु में बंधक बनाए गए थे उनके साथ बीजेपी के नेता मौजूद थे। उनकी तस्वीरें भी कई बार सामने आई। लेकिन कल तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इंदौर के रेसिडेंसी कोर्ट में सांवेर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर कांग्रेस के उन आरोपों पर मुहर लगा दी है। इससे इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस साजिश व षड्यंत्र में शामिल था और जानबूझकर कांग्रेस सरकार को गिराया। और सरकार गिराने में सिंधिया की इसलिए मदद ली गई क्योंकि उनके बगैर सरकार गिर नहीं सकती थी। इसी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस में कोई असंतोष नहीं था, सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने षड्यंत्र व साजिश रचकर कांग्रेस की राज्य की लोकप्रिय सरकार को गिरा दिया। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई का रेड। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित पालना गृह घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। मंगलवार की रात लखनऊ में सीबीआई की टीम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई के अधिकारियों ने लखनऊ से भाजपा विधायक के घर छापेमारी के साथ ही उनके 2 भाइयों से एक मामले में पूछताछ की। इस घोटाले में विधायक की संस्था का नाम भी आ रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने यह रेड की। एनजीओ से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले। बच्चों की देखभाल से जुड़ी इस योजना में भारी धांधली की बात सामने आने के बाद इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस स्कैम में कई नेताओं और अधिकारियों के करीबियों ने एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कैम में विधायक के एनजीओ की संलिप्तता की जानकारी सीबीआई को मिली थी। इसके बाद सीबीआई ने विधायक के आवास पर छापेमारी कर उनके एनजीओ के दस्तावेज खंगाले। सीबीआई ने सोमवार को भी विधायक के आवास पर रेड की थी। विधायक के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने ऑफिस बुलाया। आपको बता दें कि इस धांधली में 250 से अधिक एनजीओ की भूमिका जांच के दायरे में है। पालना गृह में श्रमिकों को चिन्हित करने के बाद उनके पूरे परिवार का ब्यौरा ले श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के बाद 25 बच्चों को रखे जाने की योजना थी। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई थी कि कई एनजीओ ने पहले से ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों का नाम रजिस्टर पर दर्ज कर लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस ने मांग की है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव ईवीएम नहीं मत पत्र से कराया जाए। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ईवीएम से कोविड-19
के संक्रमण के फैलने की आशंका जताते हुए उपचुनाव में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जताई है कि प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में ईवीएम के उपयोग से कोरोना वायरस के और ज्यादा फैलने की खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने और 2 विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई 24 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव संबंधित मामले के प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि पार्टी की ओर से मंगलवार को इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि हर मतदान केंद्र पर औसतन 1000 से 1200 मतदान वोट डालते हैं। इसके लिए मतदाताओं को बार बार ईवीएम मशीन के बटन दबाने होंगे। ऐसे में ईवीएम के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों का उपयोग करने की मांग की है। धनोपिया ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस ने आयोग को एक और ज्ञापन सौंपकर 24 रिक्त सीटों में से 2 जौरा और आगर मालवा की सीटों के उपचुनाव के बारे में जानकारी मांगी है। इन 2 सीटों पर विधायकों की मृत्यु होने के कारण उपचुनाव कराना होगा। उन्होंने कहा कि जौरा विधानसभा सीट 21 दिसंबर 2019 से तथा आगर मालवा सीट 31 जनवरी 2020 से रिक्त है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों के अनुसार रिक्त सीटों के चुनाव 6 माह के अंदर कराया जाना चाहिए। इन सीटों के लिए 6 माह की अवधि जुलाई में समाप्त हो रही है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को दी बड़ी चेतावनी। अगर फोन में रखा यह ऐप तो खाली हो सकता है बैंक खाता। जी हां, आपको बता दें, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दिन प्रतिदिन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए लोगों से किसी भी अनअधिकृत मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने से मना की है। एसबीआई ने कहा कि इस तरह के मोबाइल ऐप जालसाजों को अपने डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, फाइनेंशियल अकाउंट तक एक्सेस दिला देते हैं। बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन आपकी संवेदनशील जानकारियों के साथ समझौता कर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर सकते हैं। एसबीआई आपको ऐप्स के उपयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा है। इस कैप्शन के साथ ही एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें ग्राहकों की सुरक्षा हेतु कई टिप्स बताए गए हैं। एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों को हमेशा वेरीफाइड ऐप ही डाउनलोड करने चाहिए। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जांच ले कि वह किस कंपनी ने बनाया है और क्या यह वेरीफाइड है या नहीं। किसी भी नए ऐप को परमिशन देते समय ध्यान रहे जो परमिशन ऐप मांग रहा है क्या वह जरूरी है। किसी भी ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव न करें। अपने स्मार्टफोन को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। मुफ्त के स्क्रीन सेवर से बचें क्योंकि इस तरह के ऐप में इनबिल्ट रिस्क छिपा रहता है। फॉरवर्ड मैसेज में मिलने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। वहीं दूसरी तरफ बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान आ गया है। इस बार M3 मॉडल के EVM 3 से वोट डाले जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। इस बार चुनाव एक नए प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। इस EVM को M3 नाम दिया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी जांच के बाद इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अब तक EVM के मॉडल 2 से चुनाव होते आए हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां अपनी हार की ठीकरा EVM पर ही फोड़कर धांधलेबाजी का आरोप करती हैं। इसलिए अब भारत निर्वाचन आयोग EVM M3 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन मार्क 3 का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जाता है कि EVM की चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और चिप के सॉफ्टवेयर को पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसे ना तो इंटरनेट ना ही किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि इसे खोलने की कोशिश भी की गई या मशीन छेड़छाड़ करने वालों की फोटो खींचकर खुद बंद हो जाएगी। इसके अलावा EVM मार्क 3 में 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। नई मशीन के प्रयोग से वोट किसी को देने और पर्ची किसी अन्य का निकलने की शिकायतें रुकेंगी। EVM का बटन दबाने पर उनके साथ जोड़े गए वीवीपैट से कागज की एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची पर उस प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे वोट दिया जाता है। यह पर्ची वीवीपैट के करीब 10 सेकंड तक दिखती है। इस व्यवस्था से मतगणना के दौरान शिकायत मिलने पर पर्ची से मिलान संभव होगा।
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल गांधी के वायनाड चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। जी हां, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड में हुए चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है। यह याचिका केरल सोलर घोटाला मामले के आरोपियों में से एक सरिता नायर ने दायर किया था। बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसके बाद नायर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरिता का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनका नामांकन पत्र अमेठी के रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार किया था, जबकि वायनाड में इसे खारिज कर दिया गया। सरिता ने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में कई मौकों पर सरिता के पत्रों को अनदेखा किया। सरिता की मांग है कि वायनाड में राहुल के चुनाव को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि केरल के चर्चित सोलर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता नायर ने राज्य की वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके कागजात को रिटर्निंग अधिकारी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि एक अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए सौर घोटाला मामले में दोषी ठहराया था और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, 77 दिन बाकी अच्छी खबर, कोरोना वायरस संक्रमितों से ज्यादा ठीक हुए लोगों की संख्या। जी हां, बता दें, भारत में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिशों के बीच कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा जारी है। हालांकि लॉकडाउन को लगाने के बाद से 77 दिन बाद यह पहला मौका आया जब देश में ठीक हुए लोगों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा हो गई है। बुधवार दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 1,34,000 एक्टिव केस है, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। यानी देश का रिकवरी रेट भी पहली बार 50% के आंकड़े के पार चला गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,985 मामले सामने आए हैं, जबकि 279 लोगों की जान गई है। इसी के साथ ही देश में अब संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के पार हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 7,745 पहुंच गई है। देश में महाराष्ट्र में स्थिति काफी खराब है। यहां अब पीड़ितों की संख्या 90,787 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 120 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 3,289 हो गई है। राज्य में पिछले करीब 3 हफ्तों से लगातार हर दिन 2,000 नए केस सामने आ रहे हैं।